इसके पहले के अंक में हमने पढ़ा था संविधान क्या होता है और संविधान का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किन किन रूपों में किया जा सकता है। उसके तहत मैंने आपको ये बताया था कि लिपिबद्धता के आधार पर या प्रथाओं और कानूनों की आधिक्य के आधार पर लिखित और अलिखित संविधान होते हैं और संविधान में संशोधन या परिवर्तनशीलता के आधार पर कठोर या लचीले संविधान होते हैं और निर्माण और विकास के आधार पर निर्मित और विकसित संविधान होते हैं। आज हमारे पढ़ने का विषय है ये जो लिखित और अलिखित संविधान का भेद है। कुछ विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते। वो ये मानते हैं कि कोई भी संविधान ऐसा नहीं होता जो अपने आप में पूर्ण रूप से लिखित हो और कोई भी संविधान ऐसा नहीं होता जो अपने आप में पूर्ण रूप से अलिखित हो, और इस आधार पर वे इसे भ्रमात्मक वर्गीकरण कहते हैं। गवर्नर, ब्राइस, स्ट्रॉन्ग, लीकॉक और एम स्टीवर्ट जैसे विद्वान हैं जो इस धारणा के समर्थक हैं कि लिखित और अलिखित संविधानों का वर्गीकरण भ्रमपूर्ण है, वास्तव में ये होता नहीं है। उनका अपना तर्क है और वो ये कहते हैं कि जो जिसे हम दुनिया में लिखित संविधान, अच्छा लिखित संविधान मानते हैं, अमेरिका का संविधान, वहां पर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अलिखित है और विकसित हुई है। जैसे वहां पर राजनीतिक दलों का अस्तित्व का होना है, या जैसे वहां पर सीनेट के शिष्टाचार का होना है, तो या वहां पर मंत्रिपरिषद का होना है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। इनका कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है, पर परंपराओं के आधार पर ये चीजें विकसित हुई। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वहां का संविधान पूरी तरह से लिखित है। ये उन विद्वानों का तर्क है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि जिस इंग्लैंड के संविधान को हम अलिखित संविधान कहते हैं, वहां पर जो मैग्ना कार्टा आया, जो वहां अधिकारों का घोषणा पत्र आया, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वहां लिखित रूप में उपस्थित है। तो इस आधार पर वो इस वर्गीकरण को स्वीकार नहीं करते। तो ये भी एक विचार है जो आपको जानना जरूरी था, मैंने बताया। हालांकि ये एक विचार अवश्य है, पर कहीं न कहीं अंतर तो होता है। लिखित और अलिखित संविधानों का अंतर होता है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। और जब हम लिखित और अलिखित संविधान की बात करेंगे तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि लिखित संविधान के क्या गुण है, क्या दोष है, और अलिखित संविधान के क्या गुण है और क्या दोष है। तो हम उस पर चर्चा करते हैं। जब हम अलिखित संविधान के गुण दोषों की चर्चा करें तो अलिखित संविधान का पहला गुण है परिवर्तनशीलता। परिस्थिति के अनुसार वो परिवर्तित होता है, इसके विशेष कहा जा सकता है। दूसरा, क्रांति से रक्षा। जो संविधान परिस्थिति के अनुरूप ढल जाए तो वहां विद्रोह की आशंका नहीं रहेगी, वहां क्रांति की आशंका नहीं रहेगी, इसलिए भी इसे अच्छा संविधान कहते हैं। फिर प्रगतिशील है, समय के साथ ज्यों ज्यों प्रगति हुई, ज्यों ज्यों विकास हुआ, अब संविधान भी अपने आप में विकसित होता जाएगा। और फिर संकट काल के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि संकट काल परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन की मांग करता है और ये परिस्थिति के अनुरूप तुरंत परिवर्तन इन अलिखित संविधानों में संभव है, इसलिए इसे अच्छा संविधान कहा जाता है। इसके दोष की जब हम बात करते हैं तो ये अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं, क्योंकि जो लिखा हुआ नहीं है वो अपने आप में स्पष्ट नहीं है, वो निश्चित नहीं है। दूसरा, बहुसंख्यक दल के मनमानी की आशंका रहती है, क्योंकि वो अपने अनुरूप उनकी व्याख्या कर सकता है अलिखित संविधान की। फिर न्यायाधीशों के हाथ का खिलौना बनेगा, जैसे न्यायाधीश व्याख्या करेंगे वही होगी, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कुछ भी नहीं होगा। नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में ऐसा संविधान असमर्थ रहता है, क्योंकि अधिकार लिखित में तो है ही नहीं। फिर नवलोकतंत्रों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि हम अलिखित संविधान को अच्छा मान भी ले तो भी ये उन राज्यों के लिए उपयुक्त रहेगा जहां राजनीतिक परिपक्वता है, जहां राजनीतिक शिक्षण बहुत है, जो नए नए स्वतंत्र देश में हैं, जहां पर कि अभी राजनीतिक शिक्षा हो रही है, राजनीतिक रूप से वो विकसित हुए नहीं है, उनके लिए इसे उपयुक्त नहीं माना जा सकता। और फिर संघात्मक शासन के लिए कभी भी उपयुक्त नहीं होता। क्यों अनुपयुक्त है? क्योंकि संघात्मक शासन के बारे में हम जानते हैं कि वहां पर लिखित संविधान का होना जरूरी है, उसी के माध्यम से शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में होगा, अन्यथा विवाद हमेशा बने रहेंगे। तो इसे संघात्मक शासन के लिए भी ठीक नहीं माना जाता। फिर लिखित संविधान के गुण दोष की बात करें तो लिखित संविधान स्पष्ट और निश्चित होते हैं, व्याख्या में उनमें सरलता होती है, अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा होती है, स्थायित्व होता है, अल्पसंख्यकों में विश्वास की भावना होती है, और जो लिखित दस्तावेज है उसके प्रति नागरिकों की श्रद्धा और सम्मान और ज्यादा होता है, और श्रद्धा और सम्मान का पात्र होता है। तो ये इसके गुण है।
लिखित संविधान के दोष की बात करें तो राष्ट्र के साथ ये विकसित नहीं होते, देश के विकास में बाधक बन जाते हैं, क्रांति का एक कारण बनते हैं, क्योंकि समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। अधिकारों की रक्षा के लिए लिखित होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड में भी नागरिकों के अधिकार उतने ही सुरक्षित हैं जितने कि अमेरिका और भारत में। तो इसलिए हम ये कहें कि लिखित संविधान ही अधिकारों की गारंटी है, तो इसे भी विद्वान ठीक नहीं मानते। हमने लिखित और अलिखित दोनों संविधानों के गुण और दोषों को देखा, फिर जब हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें तो अलिखित संविधान के चाहे कितने ही गुण हो और लिखित संविधान के भले कितने ही दोष गिना दिए जाए, अनुभव के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि लिखित संविधान ही उपयुक्त माना जाएगा। ये हुआ लिखित और अलिखित संविधानों के बीच का गुण और दोषों के आधार पर वर्गीकरण। अब दूसरा मैंने आपको उस दिन बताया था अंतर लचीले और कठोर संविधान की बात, और लचीले और कठोर संविधान के आधार पर यदि हम बात करें तो दोनों के गुण दोषों की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे लचीले संविधान के गुणों की। तो लचीले संविधान राजनीतिक प्रगति के अनुकूल होते हैं, क्रांति की संभावना इसमें नहीं रहती, राजनीतिक जीवन का ये सच्चा प्रतिबिंब होता है और संकट काल के लिए ये उपयुक्त होता है। फिर लचीले संविधान के दोष की बात करें तो राजनीतिक जीवन की अस्थिरता इसमें होती है, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते, राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं, संघात्मक शासन के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसा मैंने अभी बताया कि संघात्मक शासन मांग करता है कठोर संविधान की, लिखित संविधान की। राजनीतिक दृष्टि से अशिक्षित लोगों के लिए योग्य नहीं है और न्यायाधीशों के लिए व्याख्या में कठिनाई आ जाती है। अब कठोर संविधान की बात हम करें, इसके क्या गुण हैं? तो ये स्पष्ट और निश्चित है, राजनीतिक जीवन में स्थिरता रहती है, नागरिक अधिकारों की रक्षा इससे होती है, संविधान के सम्मान में वृद्धि होती है, संघात्मक राज्यों के लिए आवश्यक है, दलीय राजनीति के ऊपर है और अल्पसंख्यकों का संविधान में विश्वास होता है, शासन की शक्तियों को सीमित रखता है। और यदि हम इसके दोष देखें तो ये विकास में बाधक है, क्रांति का कारण बनता है, जनता की इच्छाओं के प्रतिबिंब नहीं है, न्यायपालिका का अनुचित प्रभाव इसमें रहता है और संकट काल के लिए उपयोगी नहीं माना जा सकता। फिर भी जब हम दोनों गुण दोषों को देख करके विवेचन करें, निष्कर्ष निकालें, तो वर्तमान समय में लिखित और कठोर संविधान को अपनाने की प्रवृत्ति अधिक है। तो इस आधार पर हमें कहेंगे कि लिखित और कठोर संविधान को ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। अब एक चर्चा और करें कि हमने ये देखे कि संविधानों के वर्गीकरण ये हैं, पर एक श्रेष्ठ संविधान किसे कहेंगे? तो उसके लिए कुछ गुण जरूरी है, कुछ लक्षण जरूरी है, कुछ तत्व जरूरी है। वो तत्व कौन से हो सकते हैं श्रेष्ठ संविधान में? तो एक तो संक्षिप्तता और व्यापकता का संतुलन होना चाहिए। अनावश्यक रूप से किन्हीं बातों को रख करके बहुत सारा विस्तृत कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं हो, और हम संक्षिप्तता के लोभ में आकर के जो आवश्यक बातें संविधान में रखनी है उनको छोड़ दें, ऐसा भी नहीं। दोनों के बीच का एक संतुलन होना चाहिए, संक्षिप्तता और व्यापकता का। फिर स्पष्टता और निश्चितता होनी चाहिए, जो भी चीजें हम उस संविधान में रखते हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को समझ में आ जाए। मौलिक अधिकारों का समावेश होना चाहिए और स्वतंत्र न्यायपालिका का संविधान के माध्यम से उल्लेख होना जरूरी है, और परिस्थिति के अनुकूल राज्य उसमें परिवर्तन कर सके, व्यवस्थापिका उसमें परिवर्तन कर सके, इस प्रकार की कहीं ना कहीं गुंजाइश भी उसमें होनी चाहिए। कठोर भले हो पर इतना भी कठोर नहीं हो कि परिस्थिति के अनुरूप उसमें कोई सही दिशा में परिवर्तन असंभव हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ लक्षण, कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि एक श्रेष्ठ संविधान में होने चाहिए। ये हमने आज देखा। संविधानवाद, उस पर चर्चा हम अगली बार करेंगे। संविधानवाद संविधान का लागू होना होता है, विस्तार से उस पर अगले में विचार